नमस्कार। हम पढ़ रहे थे अनुवंशिकी और अनुवंशिकी में हम एक मेंडल का संक्षिप्त जो परिचय था वो पढ़ चुके थे कि किस तरह से मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे, कहाँ मेंडल का जन्म हुआ था, किस तरह से मेंडल के नियमों की पुनर्खोज हुई थी, किस पौधे पर मेंडल ने अपने अनुवंशिकी के प्रयोग किए थे। उसके बाद आज हम शुरू करेंगे कि मेंडल ने जो मटर के पौधे का चुनाव किया था, ऐसे कौन कौन से लक्षण थे या ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनको देख करके मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। तो वन बाय वन हम देखेंगे कि किस तरह से मेंडल ने विभिन्न लक्षणों को देखते हुए मटर के पौधे का चुनाव किया। तो मटर के पौधे के चुनाव के जो मुख्य कारण थे उनमें सबसे पहला जो कारण था वो था कि मटर का पौधा जो होता है वो द्विलिंगी होता है। मटर का पौधा द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी से मतलब एक ही पुष्प के अंदर नर जननांग और मादा जननांग दोनों का पाया जाना। नर जननांग और मादा जननांग दोनों का पाया जाना द्विलिंगता को प्रदर्शित करता है। तो पौधे के द्विलिंगी होने के कारण पादपों में स्वपरागण की जो प्रक्रिया थी इसको हम पढ़ चुके हैं। परागण की विधियां, परागण के प्रकार, चैप्टर नंबर 2 और 3 में स्वपरागण की जो प्रक्रिया थी वो आसानी से संपन्न हो सकती है। मतलब मेंडल को परागण करवाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी क्योंकि द्विलिंगी होने के कारण पादपों के अंदर स्वपरागण जो है वो आसानी से हो जाता था। सेकंड, मेंडल आवश्यकता अनुसार पर परागण भी इसमें संपन्न करवा सकते थे। तो पहला कारण तो था कि द्विलिंगी था और द्विलिंगी होने के कारण स्वपरागण की प्रक्रिया जो है वो इस पादप के अंदर आसानी से संपन्न हो जाती है और आवश्यकता पड़ने पर परागण भी इसके अंदर आसानी से संपन्न करवाया जा सकता था। इसके बारे में हम आगे की क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे कि किस तरह से मेंडल जो है वो कृत्रिम रूप से परागण की प्रक्रिया को इन पादपों के अंदर संपन्न करवाते थे। थर्ड, यह पौधा जो है वो एक वर्षीय है, यह सिंगल सीजनल है। एक वर्षीय से मतलब यह है कि यह अपना पूरा जीवन काल एक ही वर्ष में पूरा कर लेता है। जीवन काल से मतलब पादप के अंकुरण से लेकर के, बीज के अंकुरण से लेकर के पुष्प, फल, बीज आदि के निर्माण की प्रक्रिया। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है मटर का पौधा जो है वो एक ही वर्ष में संपन्न कर लेता है। इसीलिए मेंडल ने इस पौधे का चुनाव किया क्योंकि एक से ज्यादा कई पीढ़ियों का अध्ययन जो है मेंडल 4 से 6 महीने के अंदर आसानी से कर पाते थे क्योंकि इतना ही इसका जीवन काल होता है। अगर मान लीजिए मेंडल मटर की जगह किसी अन्य पौधे का चुनाव करता है, या हम यूं मान लें कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए ह्यूमन या मनुष्य, अगर मनुष्य को इस तकनीक के लिए उपयोग में लिया जाता तो मनुष्य का जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो होता है लगभग 18 साल के बाद। तो मेंडल को एक जनरेशन लेने के लिए कम से कम 18 साल का वेट करना पड़ता क्योंकि मनुष्य का जो जनन काल है वो 18 साल के बाद में स्टार्ट होगा। तो कम से कम एक जनरेशन आने के बाद में मेंडल को दूसरी जनरेशन लेने के लिए 18 साल का वेट करना पड़ता। इसीलिए मेंडल ने इस पौधे का चुनाव किया क्योंकि ये पौधा जो था वो कैसा था, एक वर्षीय था और एक वर्षीय होने के कारण एक से ज्यादा पीढ़ियों का जो अध्ययन है वो इसी टाइम पीरियड के अंदर मेंडल आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मटर का पौधा जो है वो शाकीय प्रवृत्ति का होता है। मटर का पौधा शाकीय प्रवृत्ति का होता है। पादपों का जो प्राचीन वर्गीकरण आया था शाकीय प्रवृत्ति, पौधों का जो पहला वर्गीकरण आया था, प्राचीन जो वर्गीकरण आया था, उस प्राचीन वर्गीकरण में पादपों को 3 भागों में बांटा गया था, शाक, झाड़ी और वृक्ष। तो पादपों का जो सबसे छोटा रूप है उसे हम शाक कहते हैं।
शाख का मतलब इन पादपों की ऊंचाई जो होती है वो 1 से 1.5 मीटर होती है। तना जो होता है इनका खोखला होता है, तना जो होता है इनका खोखला होता है। नेक्स्ट, स्थान बहुत कम घेरते हैं ये, मतलब उगने के लिए जो सरफेस चाहिए इनको, जगह चाहिए, वो बहुत ही कम चाहिए। तो मेंडल ने इसी लक्षण को ध्यान में रखते हुए मटर के पौधे का चुनाव किया। क्योंकि यह स्थान कम घेरता है, इसीलिए इस पौधे को मेंडल बाग में, छत पर, घर के आसपास किसी मैदान में आसानी से लगा सकते थे। इसीलिए मेंडल ने इसका चुनाव किया। नेक्स्ट जो है, मटर के पौधे में विभिन्नताएं बहुत सारी थी। मटर के पौधे में विभिन्नताएं बहुत सारी थी। विभिन्नताओं से मतलब यह है कि अगर हम पादप की ऊंचाई देखें तो इस ऊंचाई में मेंडल को दो रूप देखने को मिले। कुछ पादप लंबे थे, कुछ पादप बोने थे। पुष्प की बात करें तो कुछ पुष्प जो कक्षीय थे, कुछ पुष्प अक्षीय थे। बीज की बात करें तो कुछ बीज गोल थे, कुछ बीज झुर्रीदार थे। तो इस तरह से मेंडल को अलग अलग लक्षण दिखाई दिए मटर के पादप के अंदर, जिसकी वजह से मेंडल जो है वो इस पादप से प्रभावित हुआ और विभिन्न कारणों की वजह से मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर थे जिनको मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए चुना। तो ये वो विभिन्न लक्षण थे जिनके ऊपर मेंडल ने अपने संकरण प्रयोग किए। बात करते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहला जो मेंडल ने लगभग 34 लक्षण देखे, 34 अलग अलग लक्षण मेंडल ने मटर के पौधे के अंदर देखे। और इन 34 लक्षणों में से मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षणों का चुनाव किया। ये जो 7 जोड़ी लक्षण थे ये आनुवंशिक दृष्टि से एकदम शुद्ध थे, यानी कि इनके अंदर किसी तरह की कोई त्रुटि या कोई विकार नहीं था। दूसरा ये कि सारे के सारे ये समयुग्मजी थे। समयुग्मजी मीन्स कारक जो थे इनके एक जैसे थे। इनकी बात हम आगे की क्लास के अंदर करेंगे कि समयुग्मजी और विषम युग्मजी क्या होते हैं। नेक्स्ट, मेंडल ने इन 7 जोड़ी लक्षणों के बीच में संकरण करवाया और संकरण करवा करके मेंडल ने अपने विभिन्न जो निष्कर्ष थे, विभिन्न जो रिजल्ट थे वो प्राप्त किए। तो कौन कौन से लक्षण थे उनकी बात करते हैं। पादप की ऊंचाई, पुष्पों की स्थिति, पुष्पों का रंग, फली का आकार, फली का रंग, बीज का आकार और बीज पत्र का रंग। ये 7 अलग अलग लक्षण थे जिनके बीच में मेंडल ने क्रॉस करवाया। अब इसे मेंडल ने 2 भागों में बांटा। कुछ लक्षण प्रभावी थे तो कुछ लक्षण अप्रभावी थे। प्रभावी और अप्रभावी का मेंडल को कैसे पता लगा? मेंडल ने अपने जितने भी लक्षण चूज किए थे, जैसे मेंडल ने पादप की ऊंचाई लिया। पादप की ऊंचाई का एक विकल्प हमारे पास था लंबापन और एक विकल्प था हमारे पास बोनापन, यानी कि 2 पौधे हमारे पास उपलब्ध थे। एक लंबा पौधा उपलब्ध था और एक बोना पौधा उपलब्ध था। इन लंबे और बोने पौधों के बीच में जब मेंडल ने क्रॉस करवाया और क्रॉस करवाने के बाद में जो पहली संतति प्राप्त हुई उसे कहा गया प्रथम संतानीय पीढ़ी। प्रथम संतानीय पीढ़ी या शॉर्ट में इसे कह देते हैं F1 जनरेशन। तो इस F1 जनरेशन के अंदर मेंडल को सारे के सारे जो पौधे थे वो लंबे प्राप्त हुए। तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ उस लक्षण को मेंडल ने प्रभावी लक्षण कहा, और जो लक्षण मेंडल को F1 पीढ़ी के अंदर नहीं दिखाई दिया उस लक्षण को मेंडल द्वारा अप्रभावी लक्षण कहा गया। तो जितने भी कैरेक्टर यहाँ लिखे हुए हैं 1 बाय 1 इन सब के अंदर इस तरह का क्रॉस करवा करके मेंडल ने प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के बारे में
बताया। तो पादप की जो ऊंचाई थी, इस ऊंचाई के अंदर जो प्रभावी लक्षण था वो था लंबापन और अप्रभावी था बोनापन। इसी तरह पुष्पों की स्थिति थी, उसके अंदर मेंडल को दो प्रकार के लक्षण मिल रहे थे, कक्षीय और अक्षीय, जिसमें से प्रभावी कक्षीय था और अप्रभावी अक्षीय था। बात करें पुष्पों के रंग की, तो पुष्पों के रंग के अंदर बैंगनी और सफेद दो प्रकार के पुष्प उपलब्ध थे, जिसमें से बैंगनी प्रभावी था और सफेद अप्रभावी था। बात करें फली के आकार की, तो दो प्रकार की फलियां मटर के पौधे के अंदर पाई जाती थी, एक फूली हुई और एक संकुचित। हमने देखा भी है घरों के अंदर जब हम मटर लेकर के आते हैं मार्केट से, तो मटर के अंदर बहुत सारी मटर की फलियां फूली हुई होती हैं और उनमें से कुछ जो होती हैं वो संकुचित होती हैं, सिकुड़ी हुई होती हैं। तो फूली, इनमें से प्रभावी जो लक्षण था वो था फूली हुई और अप्रभावी था संकुचित। इसी तरह से फली का रंग हरा और पीला, हरा जो था वो प्रभावी था और पीला जो था वो अप्रभावी था। बीज के आकार के अंदर गोल बीज प्रभावी थे और झुर्रीदार अप्रभावी थे। इसी तरह से बीज पत्र का रंग पीला और हरा, तो दो भागों में बांटा, प्रभावी और अप्रभावी। और इन प्रभावी और अप्रभावी का पता मेंडल ने इस तरह से क्रॉस करवा करके F1 जनरेशन के द्वारा पता लगाया। कुछ बुक्स के अंदर या कुछ राइटर्स जो हैं वो पुष्पों का जो रंग है उसकी जगह बीज जो कवर होता है, सीड कोट जो होता है, बीज का जो चोल होता है, उसके रंग को भी यहाँ लक्षण लिखा हुआ है कुछ बुक्स के अंदर। तो आप दोनों ही ध्यान रखें, कई बार पुष्पों के रंग की जगह बीज जो चोल है उसका रंग भी आ जाता है, तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई इसमें वो गलत नहीं होगा। कुछ बुक्स के अंदर ये 7 कैरेक्टर्स हैं जो मैंने ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं, और कुछ बुक्स के अंदर पुष्पों के रंग की जगह बीज चोल का रंग दिया हुआ होता है। तो ये वो 7 लक्षण थे जिनको मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा मेंडल की संकरण तकनीक, कि ऐसी कौन सी तकनीक थी जिसको मेंडल ने अपनाया, किस तरह से मेंडल ने परपरागण करवाया, किस तरह से मेंडल ने स्वपरागण करवाया, उन सब की बात करेंगे हम आपकी अगली क्लास में। धन्यवाद।